हेलो जी, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? तो चलिए, जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं कि हम आपको हर विषय का अंशाल बुलाएंगे। तो आज हमारा केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है और तीसरा अंशाल है और हम आपको इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं बता देते हैं, उसके आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा हो चुका था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका था। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे, जैसे इसके बारे में बताए थे। ये हो गया था, ये हो गया था। मतलब इस तरीके का हम लोग लगभग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग आए हैं लेकर के इसके आगे सवाल लेकर आए हैं। कौन सा? जो आपको हम होमवर्क में दिए थे, आप लोग कमेंट भी किए थे कि बहुत ही अच्छा है सर सवाल। तो हमें आपका कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं, आज सॉल्व करते हैं उस सवाल को कि कैसा है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी त्रुटि है, क्या गलती हो रहा है, क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो हम उसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल। चलिए, ये हमारा सवाल है और हम इस पे ध्यान देते हैं। ये जो सवाल है कभी कभी इतना कठिन हो जाता है, ये कभी कभी नीट और जेईई लेवल का सवाल हो जाता बन जाता है। कभी कभी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको देखने में लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सवाल एकदम से सरल सवाल है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और करते जाइए। चलिए, हम आपको समझा रहे हैं, फिर आप करने का प्रयास कीजिएगा, साथ में हम भी करते हैं आपके। यहां पर बोला क्या है, राउल्ट का नियम समझाइए। पहले हमको राउल्ट का नियम बताना है। तो राउल्ट का नियम क्या है, कहा है राउल्ट का नियम समझाइए। तो हम राउल्ट के नियम को क्या करते हैं, समझाते हैं। इसके बाद देखो, पहला सवाल इसमें एक हो गया है राउल्ट का नियम। दूसरा क्या है, 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म और डाई क्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg हैं, वह 4.4.5 mmHg हैं। कह रहा है 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 20 ग्राम डाई क्लोरोमेथेन को मिला करके बने विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले मैं इसको समझा रहा हूं, इसको पीडीएफ में आपके प्रश्न में उत्तर में लिखा हुआ है, उसको मैं दिखा दूंगा। पहले मैं सवाल में देख लेता हूं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा वाष्प दाब पूछा है। वाष्प दाब देखो यहाँ पर पूछा है, कह रहा वाष्प दाब की गणना कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा है वाष्प दाब, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब कह रहा है क्रमशः कितना है, P1 जो दिया हुआ है, मतलब कि ये शुद्ध वाष्प दाब है। P1 बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 200 mmHg दिया हुआ है, 200 mmHg। और यहां पर देखिए P2 बराबर दिया हुआ है, P2 बराबर 4.5 mmHg दिया हुआ है। कह रहा है यहां पर क्लोरोफॉर्म का जो अणुभार पूछा है, क्लोरोफॉर्म का जो अणुभार है वो कितना है, मतलब क्लोरोफॉर्म का जो भार है वो कितना है, 51 ग्राम, 51 ग्राम है। आगे कह रहा है डाई मेथिल ईथर का 20 ग्राम, तो इसको W1 कह लेते हैं, इसको W2 कह लेते हैं, और W2 का कितना है, 20 ग्राम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको मिला करके कुल बने विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पर हमको शुद्ध विलयन का वाष्प बोला है, अब हमको कुल विलयन का वाष्प दाब ध्यान दे मतलब कि बताना है। यहाँ पर P बराबर होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। लेकिन क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के शुद्ध वाष्प दाब, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का शुद्ध वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी विलयन का शुद्ध वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसका मेथिल मतलब इसको
हम लोग क्लोरोफॉर्म से करें, क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकालेंगे, तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार आप लोग निकालिए पहले, मतलब M निकाल लीजिए, और किसका, डाइक्लोरोएथेन का। तो M1 और M2 हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर CH Cl3 और CH2 Cl2, इसको हम लोग निकालते हैं। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, और गुणे कितना है 3, बराबर हो जाएगा 119.5 आ जाएगा आपका। आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 है, 2 हो जाएगा, प्लस 35.5 गुणे 2, 35 70 हो जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा, 35 70 और 5, ये देखो 50 कितना, 35 70 70 71 71 में 12 3 इसको जोड़ देंगे तो 2 4 14 कितना हो जाएगा, टोटल 85 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 85 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P अगर P1 बराबर ज्ञात करेंगे, P1 उसके बाद क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल तरीका है, हमने आपको सारा कुछ समझा दिए हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका पूरा मान दे दिए हैं। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर हम W का मान दे दिए, और कहते हैं कि M का मान दे दिए, W1 का, M1 का, P1 का, P2 का। ये शुद्ध वाष्प दाब हमारे हैं, हमको वाष्प दाब हमसे पूछा गया है। अब हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं, बाकी हम आपको समझा देंगे आगे। यहां पर देखिए, पहले हमको P1 दे दिया, X का हमको ज्ञात करना है। X से पहले हमको ज्ञात करने से पहले ध्यान दीजिए, X बराबर होता है मतलब काई, क्या होता है, जिसे काई कहते हैं, और एक मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बराबर होता है, अगर X1 है तो X1 N1 बटा N1 प्लस N2, और अगर N1 प्लस N2 को लिख दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, N बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X बराबर N1 और N2, N1 और N, X बराबर N1 और N। अब देखिए, अब यहां पर हमको पता है N बराबर होता है W/M, N बराबर क्या होता है, W/M होता है। हम क्या करेंगे, अब N1 के लिए Wn, W1 और M1 को रखेंगे, इसके बाद भाग करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है ताकि आपको समझने लगे, मैंने पूरा समझा दिया है। अगर हम क्या करेंगे, हमको N1 ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे W1 बटा M1, और N2 ज्ञात करना होगा हम लिखेंगे W2/M2 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, देखो 51 दशमलव कितना आ जाएगा, 119.5 बराबर, यहां पर आ जाएगा कितना, 20। देखो यहां पर लिखा हुआ है 20.85। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, अगर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.42, कितना, 0.4267। अगर भाग करेंगे तो 67, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00325 ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहां तक हल कर लिया है। अब आगे क्या होगा कि जब हमने ये कर दिया है तो हम क्या करेंगे, N1 प्लस N2 बराबर N हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0.4267 प्लस 0.2352। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको जब हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा, 0.6619। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब यहां तक हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान रखेंगे। जैसे यहां पर हमने काई का रख दिया, वैसे हमारा काई2 का हो जाएगा। जैसे P1 का है वैसे P2 का। इस तरीके से ये पूरा सवाल है, पूरे सवाल को मैंने मान रख दिया है। अब इसके आगे हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। देखिए, ये सवाल हो गया हमारा, हम यहाँ पर रखे हुए हैं। करा स्थित ताप पर किसी विलयन के राउल्ट का नियम है। ये क्या है, ये राउल्ट का नियम है। ध्यान दीजिए, पूरा मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, समझा रहा हूं। राउल्ट का नियम,
राउल्ट का नियम है ये जो पूछा है। कह रहा है स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब का शुद्ध अवयव, मतलब ने कहा शुद्ध वाष्प दाब, मैंने जो बोला था आंशिक अवयव का शुद्ध दाब, आंशिक अवयव का, सॉरी यार इसको कट करना पड़ेगा उनको लगता है। चलो देखो यहाँ पर ये राउल्ट का नियम है। क्या है ये? राउल्ट का नियम है। और राउल्ट के नियम में कहा है स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब शुद्ध अवयव के वाष्प दाब तथा उनके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सूत्र भी ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा था कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का शुद्ध वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। किसी विलयन का, इसको ऐसे लिख सकते हो, किसी विलयन का शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा यहाँ पर जो सवाल था उस सवाल के हिसाब से यहाँ पर हल दिया हुआ है। मैंने सारा कुछ मान दे दिया था, आप लोग इसका हल देखिए। यहाँ पर P बराबर दिया है, P शुद्ध, और P2 बराबर दिया है ये, और W1 और W2 ये 51 है। W1 W2 यहाँ पर उसके मान दिया हुआ है 119.5 और यहाँ पर M2 का मान दिया हुआ है, ये इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक टोटल हल कर चुके थे, यहाँ तक हल कर चुके थे। अब देखिए x1 बराबर n/n, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग जब यहाँ तक हल कर चुके थे, इसके आगे हम आपको समझाते हैं। आप लोग अगर दिमाग में सेट हो तो यहाँ तक हम लोग हल कर चुके थे, यहाँ तक बता चुके थे आपको, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए x1 बराबर क्या दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए काई मोल प्रभाज बराबर होता है किसी विलयन के एक घटकों की संख्या बटा कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को। तो काई बराबर हो जाएगा, अगर काई 1 है तो x1 हो जाएगा बटा n1 प्लस n2। तो हम लोग n बराबर n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया था। देखो यहाँ पर n1 और n2 को क्या किया था, जोड़ दिया था। देखो ये n1 और n2, ये n1 का मान है, ये n1 बराबर है, ये n2 बराबर है, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया इतना। जब आंसर इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, x1 बराबर n1/n कर दिया और भाग देने पर हमारा आंसर कितना आ गया, 0.466, ये आंसर आ गया। फिर क्या करेंगे हम, x2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x2 बराबर हो जाएगा n2/n, वही मतलब n1। देखो सूत्र होता है x2 बराबर n2/n1 प्लस n2, तो वही वाला सूत्र यहाँ पर फिर लगा लेंगे। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो हम क्या करेंगे, n2 में कुल से भाग देंगे, हमारा मान आ जाएगा इतना। अब आगे देखिए इस तरीके से हमारा हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया, इसके बाद ये मान आया था, इसको हम लोग हल किए थे, इसको आपको समझाए थे। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको लिए थे, ये समझाए थे, हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, जब हमारा क्या गया है, P1 और x1 और P2 और x2 का मान आ चुका है, हम क्या करेंगे, P1 बराबर ये शुद्ध वाला है, ठीक है ना, विलायक का। तो P1 गुणे ये मोल प्रभाज का, मतलब कि राउल्ट के नियमानुसार हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। P01, देखिए P1 बराबर P01 इंटू x1, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर देखिए गुणा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर चिन्ह लगा करके इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मान P1 बराबर इतना आ जाएगा और P2 बराबर हमारा मान आ जाएगा इतना आ जाएगा, दोनों का गुणा करने पर देख लीजिए। और फिर क्या करेंगे, P बराबर होता है P1 प्लस P2,
P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल मिलाकर के 130.51 mmHg मान आ जाएगा। इस तरीके से हमारी पहली सवाल क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमको क्या करना है, सवाल को हल करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे सवाल क्या है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगली सवाल यहां पर दिया हुआ है, फिर से हम देखते हैं। फिर सवाल है अगला नंबर, इसको हम लोग देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है और कैसे इसको हल करना है। देखिए कह रहा है 0.010 मोल प्रति लीटर सांद्रता के 1 बिलियन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 × 10⁻³ ओम है। कह रहा है इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी प्रतिरोधकता अर्थात रो, प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, चालकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चालकता, कप्पा ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, कह रहा मोलर चालकता लेमडा m का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए यहां पर ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करना है हमको। यहां पर सवाल दिया हुआ है 0.4, यहां पर क्या दिया, सांद्रता। अब मान क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। C बराबर दिया हुआ है 0.10 मोल प्रति लीटर, यहां पर मान दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध मतलब R दिया हुआ है, तो R बराबर 6 ध्यान दीजिए, R बराबर 6.5 × 10⁻³ ओम, ये हो गया। आगे क्या है, इसका व्यास दिया हुआ है। देखिए अभी मैं व्यास को समझाता हूं, पहले लिख लेते हैं। व्यास बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, लंबाई L दिया हुआ है, L बराबर कितना होता है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये मान हमसे पूछा हुआ है। और हम क्या करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हमको पता है R बराबर होता है रो L अपान A होता है, ये सूत्र होता है। रो L बराबर क्या है, रो L अपान A क्या होता है, सूत्र होता है, ये हम जानते हैं। अब आगे देखिए, इस सूत्र पे हम लोग हल करेंगे और सवाल का मान आ जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, हमको यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, रो का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारा रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा, देखिए रो बराबर हो जाएगा R A अपान L, ये सूत्र बनेगा। RA अपान L, ये सूत्र बन गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर दिया क्या क्या हुआ है, यहां पर A नहीं दिया है, तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। हमको A कैसे ज्ञात करना है। जहां पर किसी भी यौगिक का, ध्यान दीजिए, जब किसी भी सवाल में यहां पर थोड़ा मिटा लेते हैं तो आपको समझाते हैं। चलो यहां पर, यहीं पर मैं लिखता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर जब किसी भी सवाल में क्या दिया हो, व्यास दिया हो लेकिन क्या ना दिया हो, व्यास दिया हो लेकिन उसका एरिया, क्षेत्रफल ना दिया हो, तो हमको पता है किसी गोले का एक छोर से दूसरे छोर तक की पूरी रेखा क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और इसके केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं, R कहते हैं। अगर मैं किसी का व्यास ज्ञात करूंगा, क्या ज्ञात करूंगा, अगर मुझे किसी का व्यास ज्ञात करना होगा तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, व्यास बराबर हो जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 × R हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। व्यास बराबर 2 × R हो जाएगा। कहा है कि किसी गोले के इस किनारे से लेकर के इस किनारे वाला परिधि की, पूरी परिधि की दूरी जो लंबी रेखा है वो क्या होता है, उसका व्यास होता है। और उसका आधा, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब हमको क्या करना है, अगर हमको R ज्ञात करना है, R बराबर तो क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा। अर्थात जो त्रिज्या होती है वो व्यास के आधा होती है।
अगर हमको इसका एरिया ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिए, अब अगर हमको एरिया ज्ञात करना है, अगर हमको R बराबर एरिया ज्ञात करना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए अपान अगर हमको इसका एरिया ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। ए अपान क्या हो जाएगा, ए अपान पाई हो जाएगा, ए अपान पाई हो जाएगा और रूट, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा। अब अगर हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ए बराबर ज्ञात करना है तो ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बराबर पाई हो गया और आर क्या हो गया, जब ये रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चूंकि जानते हैं रूट का मान जब कहीं पर रूट होता है उसको हटाते हैं तो क्या लग जाता है, उसके जो बराबर में होता है, इक्वल होता है, वहां पर स्क्वायर लग जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एरिया ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर व्यास 1 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया हम लोग 0.1 इसका आर मान लेंगे और पाई का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये मैंने पूरा आपको डिटेल समझा दिया है। अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं समझता हूं, मैं सॉल्व किया हूं, इसको देखता हूं और आपको समझाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल दिया हुआ है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। C बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 0.10 ml और R बराबर यहाँ पर देखो दिया हुआ है। एक चीज आप समझते चलिएगा बहुत अच्छे से, मैं पूरा लिखा हुआ हूँ, अगर समझने में कोई दिक्कत होगी बताइएगा। सॉल्व इसलिए किया हूँ ताकि कैलकुलेशन में समय न लगे, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद क्या करना है आप, ताकि हम ज्यादा सवाल करा सके कम समय में। इसीलिए यहाँ पर C बराबर क्या दिया हुआ है, 0.10 मोल प्रति लीटर। देखो मोल प्रति, ये लाइन जो है प्रति लीटर है। R बराबर ये दिया हुआ है, व्यास हमारा 1 सेंटीमीटर है, L 50 सेंटीमीटर और क्या है, रो ज्ञात करना है, K ज्ञात करना है, कप्पा ज्ञात करना है, लैम्डा M ज्ञात करना है। अब प्रतिरोधकता का सूत्र यहाँ पर लिखा हमने, R बराबर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, R बराबर होता है रो L अपान ए, ये हमारा सूत्र होता है। अब हम आगे रो बराबर ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको सूत्र ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखो सूत्र हो गया, यहाँ पर R बराबर रो L अपान ए हो गया, रो बराबर हो गया RA अपान L हो गया। यहाँ पर एरिया का सूत्र लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 0.141 है। और हमने क्या, R का मान क्या होता है, जब व्यास का मान कितना है, ध्यान दीजिए, जब व्यास का मान 1 है, कितना है, 1 है, तो इसके त्रिज्या का मान कितना जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि R का स्क्वायर मतलब 0.5 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.25 गुणे 3.141। आंसर ए बराबर आ जाए कितना, जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.7825, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे, ए का मान रखेंगे और आर का मान रख दिया, ये आर का मान रख दिया, ये ए का मान रख गया और 50 से क्या कर दिया, एल से भाग दे दिया, और जब भाग दे देंगे हमारा आ जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा, आंसर इस तरीके से ये आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमने पूरा सॉल्व किया है और आपको समझा भी दिया। आगे हम चलते हैं, एकदम सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। अब देखिए यहाँ पर 10 घात 3 है, 10 घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 घात 3 का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। 10 घात 3 का मतलब होता है 1000, क्या होता है 1000। अगर हम इसमें 1000 से गुणा करते हैं, इसमें 1000 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव ऑटोमेटिक सटक जाएगा इधर से। या तो हम क्या करते हैं, इसको हम साइंटिफिक साइन में लिख देते हैं, सिग्निफिकेंस में लिख देते हैं, इस दशमलव को उठाकर 3 अंक इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जब ले जाएंगे तो ये जब दशमलव क्या होता है, इधर से इधर जाएगा तो क्या होता है, माइनस में बढ़ता है, जब उधर से आएगा तो क्या होता है, प्लस में बढ़ता है। तो यहाँ पर दशमलव हट करके यहाँ पर गया और कितना हो गया, यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, +3, -3 + 3 कट गया, कितना आ गया 102 ओम सेंटीमीटर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। किसका, प्रतिरोधकता का मान आ गया। अब जब प्रतिरोधकता का मान आ गया है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, कप्पा ज्ञात करना है। तो कप्पा बराबर होता है 1/रो होता है कप्पा का मान। यहाँ पर कितना है, 102 आया है और इसको हम लोग भाग कर लेंगे
102 में कप्पा का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर पहली सवाल हमारी हो गई। और चालकता बराबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 102 का भाग कर देंगे 0.098 आंसर आ जाएगा। जब 102 में 102 से 1 में भाग करेंगे हमारा इतना, ये देखो ये सेमेंस क्या है, ये एस लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एस सेंटीमीटर लिखा हुआ है। एस सेंटीमीटर क्या हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये सीमेंस हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर। अब मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। मोलर चालकता के लिए क्या हो जाता है, मोलर चालकता के लिए कप्पा गुणे 1000 बटा सी, सी मतलब सांद्रता हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कप्पा का मान कितना आया है, लैम्डा एम। कप्पा का मान आया है 0.0098। देखिए 0.0098 है गुणे 1000 बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.10। ये हमारा इसका मान था, किसका मान था, सांद्रता का मान था। अब क्या हो जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे, 1000 में इससे में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 अंक बाद दशमलव उधर खड़क जाएगा, 3 अंक तो 9.8 आंसर आ जाएगा। गुणे 0.1 से भाग करेंगे, 0.1 से भाग करने मतलब के दशमलव कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 98। क्या आ जाएगा, आंसर 98 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ये हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक हमने क्या किया, आज हमने 2 सवाल को सॉल्व किया और बहुत ही कठिन सवाल है जो 2025 में आया हुआ है। लगभग बच्चों ने इस सवाल को छोड़ दिया था। हम आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक हल कर चुके हैं। अब इस 2 सवाल को आप लोग हल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो हमारा आज ही या कल ही पोस्ट हो जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद आप लोग इंतजार करते रहिए, बहुत थोड़ी देर में वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट होगा।